दोस्तों, एक गरीब पिता मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को खूब पढ़ाता लिखाता है और जब उसकी बेटी पढ़ लिख करके एक आईएएस अधिकारी बन जाती है और पहली बार जब अपने घर आती है, अपने गांव आती है, तो उसे देख करके उसके माता पिता काफी खुश हो जाते हैं। तभी उनकी बेटी कहती है, पिताजी कल एक गांव की पंचायत बैठवाइए। ये बातें सुन करके उसके पिताजी काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, बेटी तू तो अभी कलेक्टर बन करके आई है, इस गांव के छोटे से पंचायत से तुझे क्या लेने देना, किस लिए गांव की पंचायत बैठवाना है। तभी वो बेटी अपने पिता से कुछ ऐसी बातें कहती है जिसे सुनने के बाद उसके पिता के आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाते हैं। उसके पिताजी वहीं पर फूट फूट करके रोने लगते हैं और अपने बेटी को गले लगा लेते हैं। अपने पिता को रोता हुआ देख करके उनकी बेटी भी अपने पिता के गले लग करके और वो भी फूट फूट करके रोने लगती है। उसकी माँ, उसकी बहन, सारे लोग वहां पर खड़े खड़े रोने लग जाते हैं। माहौल काफी गमगीन हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो होता है उसे जानने के बाद आपके भी आंखों से आंसू बहने लग जाएगा। दोस्तों, आखिर क्या बात था, किस वजह से एक कलेक्टर बनी हुई लड़की अपनी गांव की पंचायत बुलवा रही थी और क्या था इस कहानी का राज, ये सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही सुंदर कहानी है। जब इस कहानी को आप अंत तक सुनेंगे तो आप भी बरवस कर उठेंगे कि हाँ, बेटे तो भाग्य से होते हैं लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से बस वही एक छोटा सा निवेदन है, एक छोटी सी विनती है कि अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी पारिवारिक कहानियां मैं हमेशा लेकर के आता रहता हूं और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मनोबल और बढ़ता रहता है और हम अच्छी अच्छी कहानियां आपके सामने आपको हर रोज सुनाने के लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की तरफ। दोस्तों, यह कहानी झारखंड के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता है। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी दो बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी जो 18 साल की हो चुकी होती है और अब वो बीए के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही होती है। छोटी बेटी 7वीं क्लास में पढ़ रही होती है। इनको कोई बेटा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये पति पत्नी काफी अपनी बेटियों के साथ काफी खुश रहते हैं। इनका जीवन यापन करने के लिए इनके गांव में कुछ पुश्तैनी जमीन होती है, उसी में खेती बाड़ी करके और ये लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। परिवार काफी खुशी पूर्वक चल रहा था। दोनों बेटियां पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थी और बड़ी बेटी जो होती है उसका सपना था कि मुझे आगे पढ़ लिख करके और बड़ा अधिकारी बनना है, आईएएस पीसीएस बनना है। दोस्तों, और इसी को सोच करके वो बेटी जी जान लगा करके अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रही होती है। एक दिन कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि जो उस परिवार की रीढ़ को तोड़ करके रख देता है। दोस्तों, उस गांव में कुछ दबंग व्यक्ति होते हैं। वो उनके घर में आते हैं, उसके पिताजी से लड़ने झगड़ने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम जिन खेतों पर खेती करते हो वो मेरे खेत के बगल में पड़ता है और जिससे मुझे अपने खेत में ट्रैक्टर वगैरह ले जाने के लिए काफी परेशानी होती है। इसलिए आज के बाद उस खेतों में तुम नहीं जाना, उस तुम्हारे भी खेतों में हम ही खेती करेंगे और अगर तुम खेतों में जाकर के अगर हमें मिले तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। दोस्तों, उसके पिताजी कहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है, मेरी ये पुश्तैनी जमीनें हैं, मैं अपने खेतों में खेती नहीं करूंगा तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा, और ये कौन सी जबरदस्ती है कि आप लोग किसी का खेत ऐसे हथिया लेंगे। दोस्तों, जब वो दबंग व्यक्ति जो 4-5 लोग होते हैं वो कहते हैं कि अगर राय से नहीं मानोगे, ऐसे प्यार से नहीं तुम समझोगे बात को, तो कल तुम खेतों में जाकर के दिखाना, वहीं पर खेतों में ही तुमको मार करके और गाड़ देंगे। उसके अलावा तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम्हारी दो दो जवान जवान बेटियां हैं, जब इनके इज्जत के साथ कुछ होगा तो कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए भलाई तुम्हारी इसी में होगी कि तुम उन खेतों का चक्कर छोड़ दो और वो खेती बाड़ी हम लोग करेंगे। दोस्तों, जैसे ही इसके पिताजी ये बातें सुनते हैं वो बिल्कुल सोच में पड़ जाते हैं कि यार क्या हो रहा है, ये ऐसे किसी का खेत कैसे कोई हथिया सकता है, और वो अपना माथा पकड़ करके नीचे बैठ जाते हैं। वो जो व्यक्ति होते हैं, जो दबंग होते हैं, वो इनको इतना बोल करके और चले जाते हैं और ये बैठ करके सोचते रहते हैं और उनके आंखों से आंसू बहने लग जाता है। जैसे ही उनको रोता हुआ देखती है उनकी बेटी, जो बड़ी बेटी होती है वो और उनकी पत्नी, सभी लोग उनके नजदीक आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। तो बताते हैं कि देखो, ये गांव के जो दबंग लोग हैं, ये लोग हमारे जमीन को हथियाना चाहते हैं, हमारी जमीन पर हमें खेती नहीं करने देना चाहते हैं,
हम कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, कैसे मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। जैसे ही ये बात सुनती हैं बेटियां और उनकी पत्नी, सारे के आंखों में आंसू बहने लग जाता है। लेकिन सब लोग सोचते हैं कि ये लोग काफी दबंग है, इनके साथ मुंह लगाने से भी कुछ नहीं है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, मार सकते हैं या बेटियों के साथ कुछ गलत कर सकते हैं। उसकी पत्नी कहती है कि देखिए, आप एक पंचायत बुलाइए और पंचायत में जाकर के आप अपनी बात रखिए। कोई तो होगा उस पंचायत में जो कि आपकी बातों को समझेगा, आपके पक्ष में बोलेगा। वो व्यक्ति चला जाता है और जा करके ग्राम प्रधान से मिल करके और कहता है कि एक पंचायत बैठा दीजिए प्रधान जी, मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें हो रही है। अगले दिन गांव की पंचायत बैठती है। पंचायत में गांव के जितने भी मान्यवर लोग होते हैं सब लोग इकट्ठा होते हैं, गांव के जितने भी अच्छे खासे लोग होते हैं सब लोग इकट्ठा होते हैं। और ये व्यक्ति जाता है उस पंचायत में और कहता है कि देखिए, कल इस गांव के कुछ दबंग लोग जो हैं, जो पैसे वाले हैं, और मेरे घर आए थे और रौब दिखा रहे थे। मुझे बहुत उल्टी सीधी बातें बोला और कहा कि कल के बाद तुम अपनी जमीन पर नहीं जाओगे, तुम्हारी जमीन को हम जोतेंगे, हम बोएंगे, तुम्हारा उस जमीन पर कोई हक नहीं है। दोस्तों, ये बातें जब वो ग्राम प्रधान को बोल रहा होता है, वहां पर जितने भी लोग थे काफी ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन उन दबंगों का इतना खौफ था कि वो इसके फेवर में कोई भी नहीं बोल रहा था। हर व्यक्ति उस दबंगों से डरा हुआ था और इस व्यक्ति के फेवर में कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी थोड़ा ही देर होता है, तब तक से वो दबंग वहां पर आ जाते हैं और सारे लोगों को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि कौन यहाँ पर पंचायत बैठाया है, किसकी ताकत है जो हमारे विपक्ष में कोई बोलेगा। और उसके बाद उस बेटी के पिताजी को काफी उल्टी सीधी सुनाते हैं, काफी बातें बोलते हैं, काफी बेइज्जती करते हैं। ये सारी बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वहीं पर नीचे बैठ करके और पंचायत के सामने ही रोने लग जाते हैं। पंचायत बिना निर्णय किए ही उठ जाती है और चली जाती है। कोई भी नहीं निर्णय करता, कौन इन दबंगों के पीछे पड़ेगा और कौन इनके विपरीत बोलेगा। हर व्यक्ति डरा हुआ था। पंचायत खत्म हो जाती है, चली जाती है। वो व्यक्ति सीधे अपने घर आते हैं, आंखों में आंसू लिए हुए घर पे आकर के। और जैसे ही वो बैठते हैं, उनकी बेटी आती है और कहती है कि क्या हुआ पिताजी, पंचायत में क्या हुआ। वो कुछ भी नहीं बोलते हैं और चुपचाप अपने रूम में जाकर के बैठ जाते हैं। वो बेटी समझ चुकी थी, क्योंकि बेटी अब बड़ी हो चुकी थी, बीए में पढ़ रही थी। वो उनके मनोभाव को देख करके समझ चुकी थी कि इनके साथ क्या गुजरी है। वो चुपचाप वहां से निकलती है और अपने चाचा ताऊ के घर जाती है और जाकर के पूछती है कि ये बताइए, कल आज पंचायत में क्या हुआ था मेरे पिताजी के साथ। तभी लोग बताते हैं, उनके चाचा ताऊ, कि तुम्हारे पिताजी को बहुत बेइज्जती किया लोगों ने, पंचायत ने कुछ भी निर्णय नहीं सुनाया, वो दबंग आकर के सबको उल्टा सीधा बोल करके और चले गए और तुम्हारे पिताजी को काफी खरी खोटी सुनाया। इतनी गंदी गंदी लफ्जों का इस्तेमाल तुम्हारे पिताजी के लिए किया, जिसको सुनने के बाद तुम्हारे पिताजी वहीं पर रोने लगे। दोस्तों, जब वो बेटी ये सुनती है तो काफी परेशान हो उठती है। शाम होने लगता है, वो अपनी बहन के साथ अपने रूम में जाकर के और सोने लग जाती है। लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी, वो बार बार अपने पिताजी की इस बेइज्जती के बारे में ही सोच रही थी। और उसकी बहन सो जाती है, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। वो यही सब चीजें सोची जा रही थी। तभी वो खिड़की से देखती है कि बाहर आंगन में उसके पिता और माताजी दोनों बैठे हुए हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। उसके पिताजी कह रहे हैं कि देखो, आज अगर मेरा बेटा होता तो मेरे कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होता। आज अगर मेरा बेटा होता तो मुझे ऐसे कोई बोल करके नहीं निकल जाता। आज अगर मेरा बेटा होता तो मेरी जमीन कैसे कोई हथिया सकता था। हमारे बेटा नहीं है, इसीलिए तो हमारे साथ इतनी ज्यादती हो रही है। जब वो बेटी सुनती है ये बात उसके पिता की, तुरंत उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाता है, क्योंकि आज उसे बेटी होने का एहसास करा दिया गया था। वो अभी तक तो अपने पिता का बेटा ही समझती थी, लेकिन आज उसके पिता ने ही उसे ये एहसास करा दिया था कि बेटे और बेटी में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है। दोस्तों, वो बेटी काफी रोती रहती है और सोचती रहती है कि क्यों क्यों हमारे समाज में बेटे और बेटी को दो पल्लू में रख करके तौला जाता है। क्यों बेटों के लिए कुछ और बेटियों के लिए कुछ और सोचा जाता है। क्या बेटियां वो काम नहीं कर सकती जो बेटे कर सकते हैं। ये सारी चीजें सोचते सोचते पूरी रात वो जगी रहती है। सुबह उठती है, उठने के बाद फिर वो अपने कॉलेज के लिए चली जाती है।
कॉलेज जाती है तो काफी गुमसुम रहती है, किसी से बातें नहीं करती, हंसती नहीं है, चुपचाप बैठी हुई है। तभी उसकी एक मैडम होती हैं जिसका नाम होता है सुनैना। सुनैना मैडम उसके नजदीक आती हैं और कहती हैं, बेटी तुम इस क्लास के सबसे टॉपर रहो, हमेशा तुम चंचल रहती हो, हर क्वेश्चन का जवाब तुम सबसे पहले देती हो, और तुमको मैं देख रही हूँ कि तुम गुमसुम सा हो, और कई दिनों से मैं जजमेंट कर रही हूँ तुम्हें कि तुम काफी परेशान सी रहती हो। वो कुछ भी अपने मैडम को नहीं बताती है। ऐसे एक दो दिन बीत जाता है, लेकिन सुनैना मैडम का ध्यान उसी लड़की के ऊपर ही होता है। दो तीन दिनों के बाद फिर वो कहती है कि देखो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, कौन सी घटना तुम्हारे साथ घट गई है जिसकी वजह से तुम इतना चिंतित हो। क्योंकि ये टीन एज है, टीन एज में बच्चों के पैर फिसल जाते हैं, कभी प्यार में, कभी किसी चीज में। तो अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घटी है तो तुम बताओ मुझे, मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगी, या तुम्हारे साथ जो परेशानी है उसको दूर करूंगी। काफी सारी चीजें जब अपनी टीचर जब उसकी कहती हैं तो वो फिर फूट फूट करके रोने लग जाती है, और अपनी टीचर से जो बात बताती है उसको सुनने के बाद उसकी टीचर भी दंग रह जाती है, और वो भी सोचने लग जाती है कि कैसे कैसे कोई भी गांव का दबंग व्यक्ति किसी की खेती बाड़ी को हथिया सकता है, और क्यों माँ बाप अपने बेटियों और बेटों में अंतर करते हैं। क्योंकि वो टीचर थी, वो समझती थी कि बेटियों और बेटों में कोई अंतर नहीं है। आज बेटियां बेटों से बल्कि एक कदम आगे हैं, और काफी तकलीफ होता है सुनैना मैडम को। वो फिर उस लड़की को समझाती हैं और कहती हैं कि बेटी, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम्हें अपने आप को साबित करना है, तुम्हें इस जीवन के पथ पर बहुत आगे निकलना है, बहुत ज्यादा मेहनत करना है। अगर तुम चाहते हो कि कल के दिन तुम्हारे पिताजी भी कहें कि बेटियां बेटों से आगे हैं, वो गांव वाले जो तुम्हारे पिताजी को तकलीफ दिए हैं वो भी तुम्हारे पिता के पैरों पर आकर के गिरे, घुटने टेक दें, तो तुम्हें एक बड़ा बनना पड़ेगा, तुम्हें एक बड़ा अधिकारी बनना पड़ेगा, और वो अधिकारी आईएएस है। दोस्तों, ये दिमाग में जैसे ही उस टीचर ने उस बेटी के दिमाग में डाला, उसने निर्णय कर लिया कि मुझे अब आईएएस अधिकारी ही बनना है। वो घर आती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मुझे अब आईएएस अधिकारी बनना है। पिताजी कहते हैं, बेटी तुम्हें जो कुछ भी बनना है बनो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, मेहनत करो और तुम्हें जो बनना है बनो। समय बीतता है, दो तीन साल के बाद उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, और जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मुझे दिल्ली जाना है, और दिल्ली में मुखर्जी नगर में जाकर के और आईएएस की कोचिंग करनी है। उसके पिताजी कहते हैं, बेटी पैसे काफी लगते हैं, उतना पैसा तुम्हारे पिता के पास है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए कहीं न किसी से हाथ पैर जोड़ करके और मांगूंगा। और पिताजी वहीं पर एक गांव में एक डेयरी फार्म होता है, उस डेयरी फार्म में जाते हैं और कहते हैं, मुझे नौकरी पर रख लिया जाए, आप जो भी तनख्वाह देंगे वो मुझे देते रहिएगा, लेकिन मुझे थोड़ा पैसे की अभी एडवांस में जरूरत है। जो डेयरी फार्म का मालिक होता है काफी अच्छा और नेक व्यक्ति होता है। वो कहता है, आपको कितने पैसे चाहिए? वो कहते हैं, मुझे 70,000 रुपये आज दे दीजिए, उसके बाद मैं आपसे तनख्वाह नहीं लूंगा, आपके यहाँ ऐसे ही काम करता रहूँ। वो व्यक्ति 70,000 रुपये उनको दे देता है, और ले आकर अपनी बेटी को दे देते हैं, और कहते हैं, बेटी ये ले करके जाओ और तुम अपनी कोचिंग करो, बाकी चीजें मैं यहाँ पर देख लूंगा, यहाँ की चिंता तुम मत करना। वो लड़की चली जाती है, दिल्ली चली जाती है, और वहां जाकर के कोचिंग में एडमिशन ले लेती है। जी जान लगा करके मेहनत करती है, रात दिन पढ़ती है, दरवाजे को बंद कर देती थी। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही था कि मुझे आईएएस बनना है। उसके पिताजी एक दिन फोन करके कहते हैं, बेटी लड़कियों की एक समय सीमा होती है, और उस समय सीमा तक अगर शादी विवाह नहीं कर दिया जाए तो काफी लोग बहुत बुरा भला कहते हैं। इसलिए तेरे पास 2 साल का समय है, 2 साल में तुम जितना मेहनत कर सकती है कर ले, आईएएस बनना चाहती है तो बन ले, लेकिन 2 साल के बाद तुझे शादी करना पड़ेगा। लड़की जब अपने पिताजी की बातें सुनती है तो थोड़ा अचरज करती है, लेकिन फिर कहती है, ठीक है पिताजी, मैं कोशिश करूंगी पूरा, और उसके बाद जी जान से वो लग जाती है। पहले ही अटेम्प्ट में काफी अच्छे रैंक के साथ आईएएस क्लियर कर लेती है और कलेक्टर बन जाती है। दोस्तों, जब वो कलेक्टर बन जाती है, उसके घर में काफी खुशी का माहौल होता है, उसके माँ पिता सब काफी खुश हो जाते हैं। वो कलेक्टर बनने के बाद जब आती है तो सबसे पहले अपनी टीचर के पास जाती है, सुनैना मैडम को मिलती है और कहती है कि मैं आईएएस बन चुकी हूँ,
उसकी मैडम उसे देखते ही उसके गले लगा लेती है और कहती है, बेटी मुझे तो तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था कि तुम आज नहीं तो कल आईएएस बनोगी ही बनोगी, तुम और जीवन में आगे बढ़ो, ये मेरी शुभकामनाएं है तुम्हारे साथ। उसके बाद वो जाती है, अपने पिताजी को बताती है सारी चीजें, माता पिता से बात करती है। उसके माता पिता भी फूले नहीं समाते हैं, खुश हो जाते हैं, क्योंकि खुश होना लाजमी था, उनकी बेटी आज आईएएस बन चुकी थी। दोस्तों, वो भी खुश होती है, लेकिन अपने पिताजी को कहती है, पिताजी ये बात अभी गांव में किसी को भी नहीं बताइएगा कि आपकी बेटी आईएएस बन चुकी है। उसके पिताजी कहते हैं, क्यों? तो वो बताती है कि आपको याद है वो दिन जिस दिन आपको इस पंचायत ने बेइज्जत किया था, आपके आंखों से आंसू बहे थे, उस एक एक आंसुओं का बदला लेना है मुझे। आपके आंसुओं के लिए ही तो मैं आईएएस बनी हूँ, और जब तक उन आंसुओं का बदला नहीं लूंगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। आपने कहा था कि आज मेरा बेटा होता तो मेरे कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होता। तो उसके पिताजी कहते हैं, अरे बेटी ऐसा तो कोई बात नहीं। बोला, याद करिए वो दिन जिस दिन आप पंचायत से आए थे और हम घर में सो रहे थे, तो बाहर आप मम्मी से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरा बेटा नहीं था, इसीलिए आज मुझे रोना पड़ा। उसके पिताजी जब अपनी बेटी की ये बातें सुनते हैं तो काफी अपने आप को शर्म महसूस करते हैं, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बहने लगता है। उनकी बेटी उनको आगे बढ़ करके गले से लगा लेती है, कहती है, पिताजी आप रोइए मत, आपके एक एक आंसुओं का बदला मैं लूंगी, और कल फिर से एक पंचायत बुलवाइए। उसके पिताजी कहते हैं, बेटी जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाओ। लेकिन उसकी माँ भी कहती है कि बेटी जाने दो, अब तुम कलेक्टर बन चुकी है, तुम बड़ी अधिकारी बन चुकी है, जाने दो, छोड़ो, दो चीजें हो गई। कहती है, नहीं, मुझे अपने पिता के एक एक आंसुओं का बदला लेना है, और कल आप पंचायत बुलवाइए। मैं अभी जा रही हूँ और दूसरी डिस्ट्रिक्ट, बगल के डिस्ट्रिक्ट में मुझे आज ही ड्यूटी ज्वाइन करना है। मैं ज्वाइन कर रही हूँ, और एक निश्चित समय बता दीजिएगा जिस समय आप पंचायत बुलवा रहे हैं। अगले दिन दोपहर के 2 बजे पंचायत का बुलवाने का समय निश्चित हो जाता है। वो बगल के ही डिस्ट्रिक्ट में, ज्यादा दूर नहीं होता, उसी जिले के तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूरी पर होता है दूसरा जिला। उस जिले में उसने आईएएस का पद संभाला था। वो अपनी जिले में चली जाती है और जा करके आईएएस का पद संभालती है, और उसके बाद कहती है कि मुझे अभी जाना पड़ेगा, जो वहां पर बाकी अधिकारी लोग होते हैं, मैडम का अभिनंदन करने के लिए, मैडम का स्वागत करने के लिए सारे लोग काफी बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हुए थे। लेकिन मैडम कहती है कि नहीं, मुझे आज जाना है, कल मैं आऊंगी, तो जो भी प्रोग्राम होगा कल होगा, लेकिन आज मुझे जीवन का एक सबसे बड़ा जो काम है वो करना है। वो वहां से अपनी गाड़ी मंगाती है, कलेक्टर की गाड़ी आती है, उसका सिक्योरिटी गार्ड आता है, और ड्राइवर जब गाड़ी लेकर के आता है और गाड़ी में बैठ जाती है और अपने गांव के लिए निकल जाती है। उसके पिताजी पहले उसको फोन करके बता देते हैं कि 2 बजे दोपहर में ये जो गांव की पंचायत है 2 बजे दोपहर में बैठेगी, और वो यही चाह रही थी कि जब पंचायत बैठ जाती है उस पंचायत के बीच में ही मुझे जाना। उस जिले के जो एसपी होते हैं, उस जिले के जो कलेक्टर होते हैं, उनसे भी बात कर लेती है और कहती है, मेरे गांव में आज पंचायत बैठने वाला है और मुझे कुछ पुलिस फोर्स की भी जरूरत पड़ सकती है। जो एसपी होते हैं कहते हैं कि मैडम आपको जब भी जरूरत पड़ेगी आप बता दीजिएगा। पंचायत बैठ जाता है, पंचायत में बातचीत होने लगता है, और जब ये उसके पिताजी अपनी बात रखना शुरू करते हैं तो जो दबंग व्यक्ति होते हैं सारे इकट्ठा हो जाते हैं लाठी डंडे लेकर के, और उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि अभी तू अभी तक मारा नहीं गया है, आज तू मारा जाएगा। और जैसे ही वो लाठी डंडा लेकर के वहां उसके पिता के पास पहुंचते हैं, तभी से कलेक्टर मैडम की जो गाड़ी है सायरन बजाते हुए उस पंचायत भवन के पास आकर के खड़ी होती है। पंचायत में बैठे हुए सारे लोग की नजर उस कलेक्टर की गाड़ी की तरफ होती है। जो दबंग व्यक्ति होते हैं वो भी उस गाड़ी की तरफ देख रहे होते हैं। उसके पिताजी को तो पता ही था कि ये मेरी बेटी ही होगी। सारी गांव के सारे लोग उस गेट की तरफ देख रहे होते हैं जहां से एक काफी सुंदर महिला साड़ी में कलेक्टर के भेष में निकलती है। उसके पीछे पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड हथियार लिए हुए खड़ा होता है। ड्राइवर दौड़ करके और गाड़ी का दरवाजा खोलता है, और उसमें से जब चश्मा लगा करके वो बाहर निकलती है, रेबन का चश्मा लगा करके, तो गांव के लोग देख करके दंग रह जाते हैं। गांव के कम से कम 50% लोग तो उसको पहचानते भी थे, और जब देखते हैं तो कानाफूसी शुरू हो जाता है कि ये तो इन्हीं की बेटी है, ये कैसे कलेक्टर की गाड़ी में आकर के बैठ गई। तभी उसके पिताजी खड़ा होकर के कहते हैं, ये मेरी बेटी है,
और ये बगल वाले जिले की अभी कलेक्टर है। गांव के लोग जब सुनते हैं कि इनकी बेटी कलेक्टर बन गई, अभी तक किसी को पता ही नहीं था, तब सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। जो दबंग व्यक्ति होते हैं वो वहां से धीरे धीरे खिसकने की कोशिश करते हैं। तभी वो बेटी कहती है अपने सिक्योरिटी गार्ड से, और जो वहां पर पुलिस की फोर्स आई हुई थी, कुछ लोग जो इधर उधर खड़े थे, सबको कहती है कि सबको बुलाओ, और ये जितने लोग हैं, ये जो दबंग जो लाठी डंडा लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं, इन सारों को अरेस्ट कर लिया जाए। सारों को वहां पर अरेस्ट करके और वहां बैठा दिया जाता है। पुलिस फोर्स वहीं पर खड़ी रहती है। तभी वो आकर के और मंच पर खड़ी हो जाती है जहां पर पंचायत चल रहा होता है, और वो कहती है, ये मेरे पिताजी हैं, इन्होंने मेहनत मजदूरी करके मुझे आज कलेक्टर बनाया है, और मैं इनका कंधा हूँ, मैं इनका बेटे की तरह से हूँ। इनके साथ जो ज्यादती हुई थी आज से 3-4 साल पहले, वो सारी चीजें मेरे आंखों में है, मेरे दिलो दिमाग में है, और जिन व्यक्तियों ने ज्यादती किया था उनको सबक सिखाने के लिए ही मैं कलेक्टर बनी हूँ। जैसे ही वो ये बातें कहती है, वहां पर गांव के सारे लोग तालियां बजाने लग जाते हैं, और सारे लोग कहने लगते हैं कि बेटी हो तो ऐसी हो, और सारे लोग ये कहने लग जाते हैं कि बेटे भाग्य से होते हैं लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं, और ऐसी बेटी अगर जिसके घर में आ जाए तो उसका तो घर तो बिल्कुल स्वर्ग बन जाता है। दोस्तों, उसके बाद अपनी पुलिस फोर्स से कहती है कि इन जितने दबंगों हैं इनको अरेस्ट कर लिया जाए। जितने दबंग होते हैं उसके पैरों पर गिरने लगते हैं, कहते हैं कि आप अपनी पूरी जमीन जायदाद ले लीजिए, लेकिन हम लोगों को अरेस्ट मत करवाइए, हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई, हमने आपके पिता के साथ ज्यादती किया है, गलती किया है। बेटी कहती है, मेरी पिता के आंखों का एक एक आंसुओं का बदला मैं लूंगा, एक एक कतरे का हिसाब लूंगा, और गलती जिसका तुम लोगों ने किया है उसके पैरों पर जाकर के गिरो। सारे जो व्यक्ति होते हैं जाकर के उसके पिता के पैरों पर गिर करके और माफी मांगने लग जाते हैं। लेकिन पिताजी कहते हैं कि इतना आसान नहीं है, इतने सालों से जो तुम लोगों ने मेरी जमीन को कब्जा करके और उसको जोत रहे हो, बो रहे हो, खा रहे हो, उसका चुकता कौन करेगा? मैंने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटियों को पढ़ाया लिखाया, अपने परिवार को इतने दिनों तक मैंने पाला पोसा, इसका हिसाब कौन लेगा? तभी कलेक्टर साहिबा फोन करती हैं एसपी साहब को, और एसपी साहब को कहती हैं कि ये जो व्यक्ति हैं, ये दबंग हैं, ये बहुत सारे अवैध धंधे करते हैं, और इनकी पूरी तरह से छानबीन की जाए। और जब उनका छानबीन किया जाता है तो सारे अवैध धंधे उनके सामने आ जाते हैं, और उन सारों को 7-7 साल का जेल हो जाता है। जितने भी दबंग होते हैं सारों को 7-7 साल का कैद की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, इस तरह से जब ये बातें उसके पिताजी जब देखते हैं, उनकी आंखों के सामने जब ये सब चीजें होती है, तो अपने बेटी को गले लगा लेते हैं। उनके खुशी के आंसू बहने लग जाते हैं। वहां के गांव के जितने लोग होते हैं खुशी से झूम उठते हैं, तालियां बजाने लगते हैं, और कहते हैं कि इस बेटी ने अपने पिता की इज्जत रख दी, अपने पिता की पगड़ी को फिर से उठा करके अपने पिता के सिर पर रख दिया। ऐसी ही बेटी होनी चाहिए। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये कहानी? ये कहानी एक बेटी की है जिसने बढ़ करके अपने पिता की मान मर्यादा के लिए जी जान लगा करके मेहनत करके और आईएएस अधिकारी बनी, और आज अपने पिता की एक एक बूंद जो आंसू थे उन सब का हिसाब लिया। अगर कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेटियों को प्यार देने की जरूरत है, बेटियां किसी से कम नहीं है, हमारी बेटियां बेटों से आगे हैं। इसलिए उनको कभी भी उनको महसूस नहीं कराना है कि बेटियां बेटों से कम है। आपका जो भी राय होगा इस वीडियो के इस कहानी के लिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।